अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला ने एक सवाल मुझसे भी पूछना है और आप लोगों से, और मेरा ऑलरेडी जवाब है ना, और आई डू नॉट अग्री। अच्छा जी, मैंने पहले ही बता दिया। ओपिनियन सामने आई है दुनिया में, एक ऑनलाइन जर्नल समझ लें जो कि दुनिया की ऑथेंटिक रेसिपीज़ को इकट्ठा करता है, उसको पब्लिश करता है। फूड आर्टिकल्स होते हैं टेस्ट एटलस के नाम से। फूड एटलस या टेस्ट एटलस, हाँ जी, उसके नाम से है, और टेस्ट एटलस के नाम से। और इसने जो ताज़ा सर्वे जारी किया है अपना 2024 में, इसमें साउथ एशिया से एक डिश शामिल की गई है टॉप 100 नापसंदीदा डिशेस में, दुनिया की नापसंदीदा डिशेस में। और उनमें से एक है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती थी, आलू बैगन। सबसे पहले तो आपको बड़ा कॉशियस होना चाहिए था ये इतने आराम से कहने का, बिकॉज देयर आर पीपल इन साउथ एशिया हु एब्सोल्युटली लव आलू बैंगन। मैं एक अच्छा, वैसे तो खाने की किसी भी चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बट अगर हमने जज करना ही है टेस्ट वाइज, जायके के हवाले से, एतबार से, तो मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ एवरीथिंग 100 नापसंदीदा डिशेस में अगर कोई जगह बना सकती है चीज़, तो आलू बैगन ही हो सकता है। क्यों बार बार आप ये रिपीट किए जा रहे हो? क्योंकि ये दुनिया से सर्वे सामने आया है। नहीं, दुनिया ने आलू बैंगन ही खा रहे हैं ना, अमेरिका में बैठे। तो बस आपके घर के खाएं तो फिर आप कहेंगे कि हाँ उसको अच्छा एक सेकंड, लगेगा। जो खाना अगर सब्जी अच्छी ना बनी हो तो कोई भी आपकी नापसंदीदा हो सकती है, लेकिन अच्छे बने हो अगर आलू बैंगन, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। और अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू हियर कि आपकी टेस्ट बहुत ही बुरी है खाने में। आई एम सॉरी टू से कि अगर आपको आलू बैंगन नहीं पसंद ना, तो मैंने आपका शो ही नहीं करना। Whoever agrees with me, अगर आप भी मेरे साथ मुत्तफिक हैं आलू बैगन को लेके, तो प्लीज मुझे @जियो पाकिस्तान या फिर सुबह इंस्टाग्राम पे आप जरा मुझे लिख के बताएं, क्योंकि दिस इज पर्सनल नाउ। दिस इज पर्सनल नाउ। और ऊपर से कोई बहुत ही, मैं कहता हूँ, अपनी तरफ से कोई मिशेलिन स्टार शेफ बनने की कोशिश में लोग बैंगन को जला देते हैं, ठीक है? एक सेकंड, जले हुए बैंगनों का एक वैसी डिश होती है, आलूओं के साथ नहीं, लेकिन वो जो दही में बने होते हैं वो जला के ही बनते हैं। Oh my God. Okay, this guy really needs to learn cooking. liked was बैंगन का रायता, उसके अलावा कुछ नहीं। yes, but गर्मी में अगर शदीद गर्मी हो तो रायता, आलू बैंगन और उबले हुए चावल आप खा लें, अच्छे बने हो तो अच्छा। और भी बहुत सी चीजें थी जिससे हम अपना शो स्टार्ट कर सकते थे, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हुई है। हाँ। मतलब इसमें तो सारे खुश होंगे ना, और इत्तेफाक भी करेंगे, उसपे भी करेंगे, उस पे भी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी हो गई है भाई, मुबारक हो। आगे बताते हैं आप। नई कीमत हो गई है 259 रुपीस पर लीटर, 34 पैसा ना भूलिएगा। 259 पैसे, 59 रुपए 34 पैसे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे हम। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 92 पैसे फी लीटर कम हुई है। लाइट डीजल की नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नई कीमत बता दें 186 रुपये 86 पैसे। डीजल की कीमत हुई है 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर। अच्छा, ठीक है। हाउ आयरॉनिक कि पेट्रोल की प्राइस तो कम होगी और 8 रुपये सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन मजाल की कीमतें जो वैसे हैं आम चीज़ों की, उनमें कोई कमी आई हो तो वैसे आप बाजार में जाएंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे महंगाई में कोई कमी आई है, लेकिन पेट्रोल फिर भी कम हो गया है। तो फिर क्या चीज़ें होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं? जब ऊपर जाती है चीज़ तो कहते हैं जी पेट्रोल ही महंगा हो गया, अब हम क्या करें? तो अब जब कम हुआ है पेट्रोल तो करें, कीमतें बंद करें, किराए कम करें। सबसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड किराए और ये सारा कुछ ये नहीं कम होता। हमने हमेशा देखा है, बस चीज़ जो एक दफ़ा ऊपर चली जाए वो ऊपर ही रहती है, वो नीचे कीमतें नहीं की। तो फिर ये मतलब खुशी है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका पूरा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिस तरह ऊपर जाने में होता है उसी तरह नीचे आने में होना चाहिए। यस। और अच्छा जी, अभी हम क्रिकेट सीरीज की बात करेंगे। कल हमारा तीसरा T20 होना है। न्यूजीलैंड के कप्तान भाई इंजर हुए थे और ये बताया जा रहा था तीसरे मैच में, तीसरे T20 में वो रेस्ट लेंगे, लेकिन अब ये खबर आई है कि वो प्रॉब्ली सीरीज में ही नहीं खेल सकेंगे। उन्हें याद होगा शायद आपको, उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी। सो न्यूजीलैंड ने इतवार को ऑल्दो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 इंटरनेशनल 21 रन से जीता था और यूं सीरीज में उन्होंने 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली थी। हमारे पास सीरीज बचाने का ये वाहिद मौका है और हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस केन विलियमसन बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैदान में क्रिकेट खेल के मैदान में कुछ जीत नहीं पाई है। नौजवान खिलाड़ी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। बाबर हैं, फ़खर हैं, अब ये अच्छे फिनिशर साबित नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी कल क्या होता है। बेसिकली नोबडी इज रियली परफॉर्मिंग अप टू द लेवल। और जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि टेस्ट में हम जितने भी कीड़े निकाल लें कि मे बी वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग टेस्ट एंड ऑल,
लेकिन वी आर वेरी मच यूज्ड टू प्लेइंग T20 और उसमें तो बड़े हम चैंपियन भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी परफॉर्मेंस हमारी कोई खास नहीं नजर आ रही। ऑलरेडी 5 मैचेस में से हम 2 हार चुके हैं। सो डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। आई वंडर कि कोई चेंजेस होंगी, कोई एक्स्ट्रा कोई तैयारी हो रही है, कोई स्ट्रैटेजी इन माइंड है जो कि अभी इन प्लेस होनी है। दैट रिमेन्स टू बी सीन। एक्चुअली हम समझ सकते हैं इस बात को कैसे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। जनाब भट्टी साहब, कैंप में बड़ी ही अजीबोगरीब सी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि द मैनेजमेंट एंड द बॉयज आर नॉट ऑन द सेम पेज। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर साहब हैं हफीज साहब, वो जाहिर है उनका वैसे तो तजर्बा है नहीं कोई मैनेजमेंट रोल का, अब वो बन गए हैं तो वो हर छोटी मोटी चीज़ में मुदाखलत कर रहे हैं, लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। व्हाट इज़ द न्यूज़? देखिए अब्दुल्ला, मसला यही है कि ये चूंकि करंट प्लेयर है, पिछले साल तक तो हफीज इन्हीं लोगों के साथ खेलते रहे। अब जब वो टीम मीटिंग्स में बैठते हैं और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और फिर टीम हार रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हफीज को सोचना चाहिए कि अब उनकी पाकिस्तान की किट जो है वो उतर गई है, अब वो डायरेक्टर के रोल में है। और दुनिया का कौन सा डायरेक्टर है जो आप देखें विकेट कीपर को भी कोचिंग कर रहा है, बॉलर को भी बता रहा है, बैट्समैन को भी कोच कर रहा है। डायरेक्टर तो बेसिकली एक प्लानर होता है, स्ट्रेटजी बनाता है। मिकी आर्थर भी कोचिंग करते थे, लेकिन उनका लिमिटेड रोल था। उन्होंने अपने साथ ग्रांट ब्रैडबर्न को हेड कोच रखा हुआ था, लेकिन हफीज उन्होंने कुछ कोचेज अपने साथ रखे हुए। क्या जिस मिकी आर्थर का आप जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब, ये वही जो वो वाया वीडियो लिंक की कोचिंग हो रही थी? मतलब वो वैसे तो कहीं मैदान में कभी नजर नहीं आए, उन्हीं का जिक्र हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं का जिक्र हो रहा है। वो चूंकि वीडियो लिंक से मशवरे देते थे, उन्होंने ग्रांट ब्रैडबर्न जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, उनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया हुआ था। लेकिन मोहम्मद हफीज टीम मीटिंग में सुना है कि खुद ही बोलते रहते हैं, इतना टाइम ही नहीं बचता कि कोई और बोले, लिहाजा फिर थक हार कर वो मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर जो फॉरेन लीग्स हो रही हैं, समझ में आ रहा है कि इन्हें प्रोफेसर क्यों कहा जाता था, क्योंकि अब इन्हें चूंकि लेक्चर देने का मौका मिला है तो फिर तो वो हाथ से नहीं जाने देंगे। नहीं, लेकिन वैसे अगर इतना फ्रेश ऑफ द पिच हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पिछले साल तक तो ये खुद भी टीम का हिस्सा थे, ये डू द बॉयज वांट टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम समबडी जो लिटरली उनके साथ ही खेल रहे थे अभी पिछले साल तक? देखें, डायरेक्शन तो बेसिकली प्लेयर जो है वो किसी की लेना नहीं चाहते। आपको पता है कि वो खुद भी अपनी जात में अंजुमन होते हैं, लिहाजा प्लेयर्स नहीं चाहते कि उनको कोई बहुत ज्यादा मशवरा दे। फिर एक और जो मसला है जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, शुरू में तो लड़के उनकी मीटिंग्स में उनकी लंबे लेक्चर सुनते रहे, फिर जो मसाइल वहां से बढ़े कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है एक T10 मैचेस की सीरीज करवाने के लिए मिडिलसेक्स काउंटी के लिए, और लड़कों ने कुछ फॉरेन लीग्स के लिए ऑलरेडी कमिटमेंट्स किए हुए, खासतौर पर IL T20 जो दुबई में होना है, उसमें लड़कों के तकरीबन 2.5 पौने 3 लाख डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो NOCs का भी मसला है। हफीज चाहते हैं कि PCB जो T10 मैचेस करवा रहा है, लड़के उनमें पार्टिसिपेट करें। आज कराची में मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है ज़का अशरफ साहब की सरबराही में, उसमें कुछ डिसीजंस होने, लेकिन ओवरऑल जो है गवर्नेंस के इशू काफी पुअर है, PCB लेवल पर भी और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पर भी। फिर टीम हार रही है, आप देखें जब टीम हारने लग जाए तो फिर मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि लड़कों को इस दलदल से निकालें, इस मसाइल से निकालकर लड़कों को कहें कि भाई वो क्रिकेट पे फोकस करें। लड़के इस वक्त क्रिकेट पे फोकस। अच्छा, कल हम बात करते हैं क्या होने वाला है, सुबह 5:15 बजे होगा। सॉरी, लेकिन भट्टी साहब जो इस किस्म की बातें हैं और हम यहाँ टीवी चैनल पे बैठे डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉमन नॉलेज है जो भी लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं, तो ये वैसे भी प्लेयर्स का मूड और उनका टेम्परामेंट, उनका प्ले, उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता ही होगा। हम ये कुछ अरसे से बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो रही होती है, इतनी कंट्रोवर्सी निकली होती है, डज इट एवर इफेक्ट द प्लेयर्स? बट क्लियरली इट डज। हमारी परफॉर्मेंस ही देख लें, अभी तो उठ ही नहीं है पिछले कुछ महीनों में, बिल्कुल ही एक सब स्टैंडर्ड और उससे बिलो। देखें, जब से मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने हैं,
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में तीनों टेस्ट मैच हार गया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में दोनों T20 हार गया। और T20 वो फॉर्मेट था जिसमें हम कहते थे कि हम न्यूजीलैंड को पकड़ लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहला मैच बड़े मार्जिन से जीता 67 रन से, दूसरा भी बड़े मार्जिन से 21-22 रन से जीत गए। तो पाकिस्तान के लड़के, मुझे लग रहा है कि इस वक्त क्रिकेट पे फोकस नहीं है, फिर टीम का एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ये साल 2024 चलिए अब हम नया कॉम्बिनेशन भी तो ट्राई कर रहे हैं भट्टी साहब। आई थिंक वी शुड गिव देम सम मार्जिन एंड सम टाइम एज वेल। अगर हम इसे वर्ल्ड कप की तैयारी का नहीं, अगर हम इसे वर्ल्ड कप की तैयारी का टूर समझ रहे हैं या उससे पहले के मैचेस में कॉम्बिनेशंस आजमा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें भी सब्र रखना होगा। एक तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल हम लेकिन क्या करने वाले हैं, क्या तब्दीली है? उसामा मीर को बहुत से लोगों की राय है कि मेरा ख्याल है बहुत ट्राई कर लिया, बहुत चांसेस दे दिए, और आजम खान खास तौर पे केस इन पॉइंट। अच्छा, और लोग कहते हैं ना कि आजम को अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, हिज रिकॉर्ड इन फॉर पाकिस्तान इज पैथेटिक, तो फिर ठीक है, बट चूंकि वो आजम खान हैं तो मेरा ख्याल है कि अब एट दिस स्टेज हम ये इग्नोर नहीं कर सकते बात कि उनको शायद और मौके भी दिए जाएंगे। मेरा ख्याल में अगर कल मौका मिलता है आजम खान को, उसके चांसेस बहुत कम है, तो वो आखिरी मौका होगा। जी हाँ, वो आखिरी मौका होगा, क्योंकि पिछले 6 मैचेस में जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस में आजम खान ने परफॉर्म किया, वो उनकी जो PSL की परफॉर्मेंसेज हैं उसके तो वो करीब करीब नजर नहीं आ रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट का अब्दुल्ला हुमा प्रेशर बहुत होता है, फिर पीछे साहबजादा फरहान बैठे हुए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हर फॉर्मेट में पिछले 2-3 साल से रन्स कर रहे हैं। फिर हसीबुल्ला, वो भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, उनका ताल्लुक कोयटा से, वो बैठे हुए डगआउट में। फिर जमान खान को मेरे ख्याल में पहले मैच से खिलाना चाहिए था। हमने टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर आमिर जमाल को T20 मैच खिला दिया। जमान खान जो हमारे रेगुलर बॉलर थे T20 में, उनको हमने ड्रॉप कर दिया। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ ने पिछले दोनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, हारिस को भी रेस्ट देने की जरूरत है, आराम दे दें। पीछे मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए, उनको ट्राई करके देखें कि ये लड़के 4-4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरेन लीग्स में भी कॉन्ट्रैक्ट उनके हो गए, वहां के लिए भी NOCs मांग रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए उनकी सलाहियत क्या है। मेरे ख्याल में कल एटलीस्ट 2-3 चेंजेस होगी, लेकिन सबसे जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है वो पाकिस्तान की स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है। हमारी जो स्पिनर्स की तारीख रही है, वो हमारे पास बड़े दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स रहे, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में हम देखें, मोहम्मद नवाज को देख लें, उसामा मीर को देख लें, इवन शादाब खान को देख लें, बहुत डिसअपॉइंटमेंट इन्होंने दिखाई है। तो सोचना पड़ेगा। और उसामा को ये नहीं है कि कम चांसेस, मेरा ख्याल वो उनका करियर आपके सामने ये ट्रैजेक्टरी, उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस दी, फिर उनकी वापसी हुई, उसके बाद से जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टू द टीम इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनको बहुत चांसेस मिले हैं। पिछले साल मार्च या अप्रैल में जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी अब्दुल्ला, उस सीरीज में उसामा ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद आप एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में तो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अभी इन 2 मैचेस में भी उसामा उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से मैच जितवा के दें। तो मेरा ख्याल हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान शाहीन्स की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें कासिम अकरम एक स्पिनर है, मेहरान मुमताज है, शायद एक आध और कोई नाम हो जो हम मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अब इन लोगों को काफी हमने मौके दे दिए। तो भट्टी साहब, बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमें एक बिल्कुल फ्रेश टीम बनानी पड़ेगी। अब जिनको मौके इतने मिल गए हैं उनको आउट करें, और जो आप नाम ले रहे हैं उनको अंदर डाला जाए। दैट्स व्हाट यू सेइंग? जी हाँ, इसलिए हुमा के अमेरिका और वेस्ट इंडीज जहां पर वर्ल्ड कप होना है, अमेरिका में तो नॉर्मली रेगुलर क्रिकेट नहीं होती, तो वहां भी ऐसी पिचेस होंगी जिस पर स्पिनर्स आउट कर सके। वेस्ट इंडीज में भी स्पिनर्स के लिए आइडियल पिचेस होती हैं। देखिए, इन्हीं पिचेस पर जिन पर हम पिछले 2 मैच आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की गेंद भी ब्रेक हो रही थी, उन्होंने विकेटें भी ली। पाकिस्तान के स्पिनर्स गेंद भी ब्रेक नहीं कर पा रहे और वो विकेट भी नहीं ले पा रहे। तो डिफरेंस है, बहुत एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं उसामा मीर। लिहाजा उसामा मीर को आराम देकर एक आध मैच नवाज को ट्राई कर ले, फिर हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा।
चलिए जी, ये सारी तब्दीलियां होती हैं उधर। एक्चुअली विलियमसन का क्या हुआ? उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी, तीसरे में बताया जा रहा था कि वो रेस्ट लेंगे, लेकिन अपेरेंटली वो सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे अब बाकी मैचेस में। देखिए अब्दुल्ला, क्या जबरदस्त न्यूजीलैंड ने प्लानिंग की है। उन्होंने हैमस्ट्रिंग इंजरी तो उनको सेकंड मैच में हुई। जी जी जी। और सेकंड मैच में भी एक वक्त ऐसा आ गया कि उनकी बैटिंग की जरूरत थी, वो बैटिंग के लिए नहीं आए। लेकिन अब वो पाकिस्तान की सीरीज से भी आउट हो गए और पाकिस्तान के बाद साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच खेलने आना है न्यूजीलैंड। सुना है कि उनके भी एटलीस्ट 2 मैचेस में केन विलियमसन अवेलेबल नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन क्या जबरदस्त टैलेंट है और क्या प्रोफेशनलिज्म है। उन्होंने पहले से मार्क किया हुआ है कि पहले 2 मैच ये प्लेयर खेलेंगे, अगले मैच ये खेलेंगे, तीसरे मैच में ये होंगे, चौथे में ये। हमारे पास इस तरह की प्लानिंग नहीं है। हम हर प्लेयर को हर मैच हमारा जरा वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी तो होता है ना। हम पहले कैसे डिसाइड कर लेंगे जी 2 इधर खेलेंगे, 4 उधर खेलेंगे, क्योंकि वो पहले ही जब 2 खेल रहे होते हैं, व्हाट इफ दे डोंट परफॉर्म वेल, उनको आगे कौन लेके जाएगा? I mean, many factors come into play. उमा, हमारा जो मसला है, हम चाहे वो कप्तान हो चाहे कोचेज हो, वो हार से डरते हैं। वो चाहते हैं हमारे दौर में टीम जीत जाए। वहां न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। वो लोग तजर्बात करते हैं। अगर उन्होंने, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर को कह दिया था कि भाई ये सिडनी टेस्ट मैच आपका आखिरी टेस्ट मैच है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और आखिरी टेस्ट इनिंग्स में मैच विनिंग्स 50 किए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उसको खुदाफिज कह दिया। हमारे यहाँ तो कोई 30 रन बना ले तो अगला मैच छोड़ने के लिए जी जी, वो तो यू नो टिपिकल माइंडसेट है। थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। कल फिर मैच के चल ही रहा होगा मेरा ख्याल है, उस वक्त तक या खत्म होने वाला होगा तो बात कर लेंगे उस वक्त दोबारा। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है खत्म हो चुका होगा बाय द टाइम वी विल गेट इनटू द शो। चलें, आई होप कि कल हमारे पास बेहतर बातें हों क्रिकेट से मुताल्लिक करने के लिए, बिकॉज़ इट इज हाई टाइम वी रियली नीड। अच्छा, बात ये है कि अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त कौन से 3 बड़े मसले जो हैं वो दरपेश हैं, तो शायद उसका जवाब कुछ यूं होगा। पहला महंगाई, दूसरा महंगाई और तीसरा तो आपको पता ही होगा जैसे कि महंगाई। तो कोई पूछे इसका हल क्या है, तो हल एक ही है वैसे इन सवालों का, और हल ये है कि मजबूत मईशत। मगर अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके इंतखाबी एजेंडे ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ ज़्यादातर सियासी नारों पर ही मुश्तमिल दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडे में बिजली, सेहत, तालीम और किसानों के लिए सस्ती खाद समेत और बहुत कुछ मुफ्त देने के वादे किए गए हैं। अब ये मुफ्त कहाँ से आएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बिलावल के पास प्लान क्या है, ये ज़रा सुन लें। दो तफसीलन में तो कल कहूँगा, आज भी आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व नहीं हुए वफाक के 18वीं तरमीम के बाद, तकरीबन 17 वजारतें हैं जो कि अब डबल चल रहे हैं और काम नहीं करते हैं, मगर सूबे में भी वो वजारतें हैं, ऊपर भी वो वजारतें हैं। तो अगर हम इन वजारतें को बंद करते हैं तो मैं सालाना 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का जो पैसा है वो बचा सकता हूँ। अशराफिया को, एनर्जी सेक्टर को, फर्टिलाइज़र सेक्टर को और बहुत से जो हमारा अशराफिया है उनको हम सालाना 1500 अरब रुपया सब्सिडी में दिलवाते हैं। मैं समझता हूँ कि यही पैसा अगर हम अशराफिया का बजाय वजारत इस्लामाबाद में चलाने के बजाय अपने पाकिस्तान पे अवाम पे खर्च करें, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवा दे, उनको यूथ कार्ड के थ्रू, मजदूर कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली वो पैसा पहुंचा दे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जो उनके सबसे बड़े मसले हैं उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी फाइनली अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया उकाड़ा से, और मरीम नवाज़ ने बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए जलसा आम से खिताब में बहुत सारे वादे किए जिनका मौजूदा मौशी हालात में पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को न सिर्फ वोट देना है बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और आज जब मैं लाहौर से निकल रही थी, नवाज शरीफ साहब जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? 10-15 लोगों के साथ
वो ये मीटिंग कर रहे थे कि आवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने हैं, उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है, उनको सस्ती चीनी मैंने कैसे देनी है, उनको सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनके घरों में मैंने कैसे खुशहाली लेकर आनी है। और ये जो नौजवान हमारे सामने खड़े हैं, इनको हमने कैसे नौकरियां देनी है, कैसे इनकी तालीम के मेयार को बेहतर बनाना है, कैसे एक एक घर में मुस्लिम लीग नून ने सोलर पैनल पहुंचाने हैं, कैसे किसान को सस्ती खाद देनी है। मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत की पूरी तवज्जो न सिर्फ महंगाई को कम करने में होगी, बिजली गैस के मसाइल को ख़त्म करने में होगी, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने पे मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। खवातीन को भी रोजगार के यकसा मौके मिलने चाहिए, खवातीन को मजबूत बनाना मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह। उनको मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, उनके लिए टेक्निकल IT स्टार्टअप शुरू करना, ई-कॉमर्स देना, ये इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। बहुत तवील फहरिस्त है, ये सब कुछ कैसे होगा, ये भी तो बताएं कि कैसे होगा। नहीं, कैसे होगा। अगर तो ये स्पीच लिखी हुई ये लोग पढ़ रहे हो ना, तो मैं फिर शायद थोड़े से 2 सेंट्स इनको दूं कि इनके पास पीछे पूरा प्लान होगा। लेकिन इस तरह चीजें कि सोलर पैनल भी हर घर में जाएंगे, सस्ती खाद भी मिलेगी, खवातीन के लिए लहदा होगा, ये एक पाइप ड्रीम लगती है। बिकॉज ये जब आवाम से गुफ्तगू हो रही होती है तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा होता, बस ये दीज आर शॉट्स इन द डार्क जिसको कहा जाता है ना, कि ये भी कह दो वो भी डाल दो। तो इसके बाद कुछ होता है नहीं होता वो आप पास्ट हिस्ट्री में हमारे देख ही लेंगे क्या एक्चुअली मटेरियलाइज होता है। डॉक्टर लैला बट मैं एक बात बताऊं, इसमें हमारा भी कसूर है। अगर हम हमारे में से बहुत सारे अवाम अभी तक वो आज़ादी चाहिए हम और इंडिपेंडेंट होंगे और हमारे यूनिवर्सिटियां बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस पर अगर अभी तक लोग यकीन किए बैठे हुए हैं। वैसे आई एम सॉरी टू से अब्दुल्ला, डिफरेंस कोई नहीं है। जो कह रहे हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे पास्ट हुकूमत ने, तो आज ये कह रहे हैं कि जी हर घर में सोलर पैनल होगा। तो वो उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क हुआ? इक्वली पॉपुलर और नॉट है, लेकिन सवाल तो हर किसी को करना चाहिए। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों को ऐसी सुहानी बातें पसंद है तो फिर ठीक है, फिर करेंगे ये लोग भी। डॉक्टर लैला सुहेल फारूक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मतलब ठीक है, अच्छी बातें हैं, हो सकता है इनमें से कुछ मटीरियलाइज भी हो जाएं, लेकिन क्या पॉपुलर नहीं होता हमारी सियासी जमातों के लिए, लीडरान के लिए, कि भाई बताएं तो सही कि मईशत को ठीक कैसे करना है। अभी मार्च में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बारी आ जाएगी, फिर डॉलर रुपी पैरिटी देखने मतलब मुश्किल में पड़ सकता है आम आदमी। तो अब सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाला हिसाब होगा फरवरी में इलेक्शन के बाद। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है कि इस टाइम पर अगर हम देखें तो पहले तो एक ये भी सवाल है कि हमें सबको ये तो पता है कि प्रॉब्लम क्या है, मगर उसके सलूशन को कितना सीरियसली ले जा रहा है, कितना बड़ा ये एक सेलिंग पॉइंट तो है कि हम महंगाई कम कर देंगे, मगर जो एक्चुअल सियासत है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो एज सच पार्टीज की प्रायोरिटी ये नहीं होती कि वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल दें, और उनको कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी नहीं होता कि उनसे बाद में पूछा जाए कि अच्छा आपने ये एक वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ। तो ये बस एक टॉकिंग पॉइंट है। और हम ये देख रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स भी आपने देखा कि सिमिलर ही हैं, वही हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, इन्फ्लेशन हम कम कर देंगे, कैसे करेंगे ये नहीं है। तो ज्यादा इशू ये है कि इन्फ्लेशन तो एक सिम्टम है ना, ये बीमारी नहीं है। तो ये आप एक सिम्टम की बात कर रहे हैं, मगर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है, वो इकोनॉमिक, उसके लिए एक बहुत ज्यादा रेडिकल किस्म के चेंजेस चाहिए। तो वो पार्टीज जो है वो उसके ऊपर बात नहीं करती क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। वो डॉक्टर लैला, बात यही है, जो वादे हैं ना वो बड़े रेडिकल साउंड करते हैं इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस,
लेकिन कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे जलसों में शायद ये लीडर्स वो जो आवाम आई होती है सुनने, उनको इतना इंटेलिजेंट नहीं समझते कि अब इनको बैठ के हम एक्सप्लेन करें कि हमने करना क्या है, या फिर वो समझते हैं कि ये जो हमारे खोखले वादे हैं या बड़े बड़े वर्ड्स हैं, खाद भी दे दो तो ये भी दे दो, दिस विल सेल एंड अपेरेंटली आई गेस इट ऑल्सो सेल्स, बिकॉज अगर देखा जाए तो हर चीज़ IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ी होती है, जो कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो दे कैन नॉट मेस अराउंड मच विद दैट, और IMF की डील ज़रूरत भी होती है आगे, तो फिर ये वादे तो बिल्कुल ही इट्स जस्ट यू नो जस्ट हियर से, या फिर बस ये खोखले वादे ही हो गए और कुछ नहीं है। जी, IMF जो है वो एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्लेयर है, और अगेन ये एक बात है कि अब फरवरी में प्रोग्राम दोबारा रीनिगोशिएट होना है, तो ये जितने भी वादे हैं ये एक्चुअली इनकी मीनिंग उतनी भी नहीं है जितनी लग रही है, मतलब ये जितने खोखले लग रहे हैं कि हम उससे भी ज़्यादा खोखले, उससे भी कम है यानी। जी, क्योंकि ये एक्चुअली तो जब प्रोग्राम रीनिगोशिएट होगा तो उसमें मजीद मुश्किलात ही आएंगी, उसमें मजीद सब्सिडीज़ को कट डाउन किया जाएगा, मजीद एनर्जी सेक्टर को टैक्स किया जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ाई जाएंगी। तो ये सारी जो हम अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ये कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये 2024 का जो साल है ये वैसे ही बिल्कुल गुजरेगा, लेकिन एक हल्की सी स्टेबिलिटी आई है, हमने थोड़ा रिसेंट टाइम में ये देखा है। वो पॉलिटिकल आप कह लें कि एक इलेक्शन होगा तो उसकी वजह से अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आए, लेकिन इतना कोई उसमें हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा शिफ्ट होगा। तो ये पार्टीज के हाथ में किस हद तक है ये एक क्वेश्चन है, तो इस वजह से शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि कोई इसके ऊपर इससे ज़्यादा वर्किंग करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की अपना रोल इसमें बड़ा लिमिटेड है। और इसमें एक और बात आपने जो देखी होगी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा भी है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने वोट लेके आप आए, आपने कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। ये जो IMF की भी बात, जो निगोसिएशंस होती हैं, बड़ी टफ डिसीजंस होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको फॉलो अप करना प्रोग्राम के साथ, that is also not going to be easy for any government that comes through this election. तो उसको एक ना सिर्फ एक उसको मैंडेट चाहिए, बल्कि उसको काफी एक सब्सटेंशियल मैंडेट। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू सो मच। लेकिन हम यही सुनना भी चाहते थे फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक योरसेल्फ कि ये जो नारे वादे हम सुन रहे हैं और अभी सुनते आएंगे अप टिल द इलेक्शन, what do they actually mean? हकीकत ये है कि IMF के साथ एक नया मुआहदा होगा और वो पहले से ज़्यादा सख्त भी हो सकता है, और IMF जो कहेगा वैसे ही, और तब हुकूमतों का इतना वो उनके पास इतना लीवे नहीं होता कि ये भी मनवा लो तो वो भी करवा लो, एक्चुअली नथिंग लाइक दैट। अभी पाकिस्तान में अक्सर हम बात करते हैं, क्रिकेट तो हमारी अच्छी चल नहीं रही है, और भी स्पोर्ट्स जिसमें हम कुछ खास करनी है, लेकिन एक स्पोर्ट हमारा ऐसा है जिसमें एक लड़का है जो रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स चैंपियन जो है ना, लड़के का जो नाम हो रहा है अरसलान ऐश, उनका नाम है, हमारी शो पे बहुत बार आ चुके हैं। अरसलान ऐश ने एक और एजाज अपने नाम करते हुए टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का टाइटल जीत लिया। मतलब ये लड़का जो किस चीज को हाथ लगाता है ना वो जीत लेता है। तो अमेरिका में होने वाले फाइनल में अरसलान ऐश ने कोरिया के चेरी बेरी मैंगो को 3-1 से हराया है। अरसलान ऐश इससे कबल 4 मरतबा EVO चैंपियन भी रह चुके हैं और इन्हें टेकन का दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है। He is so successful. कुछ मैंने ग्लिम्पसेस देखे थे, it was the match was streaming live as well and a lot of people I know were watching it. So अरसलान ऐश के नजदीक नहीं आ सकते इनके ओपोनेंट। He is और by the way winnings में, if you guys are new to this, तो winnings में मेगा मनी होती है, सो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन एज वी स्पीक मुझे किसी का मैसेज आया है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि कराची में इतनी जो आग लग रही होती है हर जगह, आए दिन हम कोई ख़बर सुनते हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी रेस्टोरेंट में लग गई, जिसकी कोई आपको पता है ना कि कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है, फायर ब्रिगेड वगैरह होते नहीं। कितनी बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर करेंगे, बिकॉज बात करेंगे तो शायद कुछ चेंजेस आए। ये बड़ी बड़ी है, हम एक नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े टावर्स जो हैं जिसमें नीचे बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, मतलब वेल नोन रेस्टोरेंट्स, ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इन प्लेस। उसमें सेफ्टी का क्या निजाम है बेसिकली? और जो बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं, इन द सेंस कि जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, उनकी कोई से होती है कि नहीं कि हमारी बिल्डिंग में कोई रेस्टोरेंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? I'm just, these are questions that we all need to ask, क्योंकि हमने तो घर खरीद लिया, लेट्स सपोज कोई अपार्टमेंट खरीद लिया, अब थोड़ा सा तो हमारा बनता है ना कि उस पूरे स्ट्रक्चर में नीचे
क्या चीज़ खोली जा रही है? क्या कोई रेस्टोरेंट है? अगर रेस्टोरेंट है तो क्या उसका निज़ाम है? बिकॉज एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अच्छा जी, कराची में आजकल ज़रा तरक्याती काम हो रहे हैं, बाज़ ऐसी सड़कों की मरम्मत और सफाई भी हो रही है जहां साल हा साल शहरी इंतज़ामिया की नज़र नहीं पड़ी थी, और कहने वाले कह रहे हैं कि भाई इन फुर्तियों का मतलब ये हो सकता है कि ज़रा इलेक्शन होने वाले हैं, टिप टॉप हो जाए मामला कुछ। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन इन द सेंस कि अगर तो काम कभी किसी वजह से किसी भी बहाने हो जाए, कोई बहाना तो है कि कोई काम जरूर हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम जब जल्दी जल्दी होता है ना, वो फुर्तियों की आप बात कर रहे हैं, तो वो जरा सब स्टैंडर्ड हो जाता है। काम होना चाहिए किसी भी वजह से, काम तो होना चाहिए, लेकिन मकसद सही होना चाहिए, वरना फिर वो सब स्टैंडर्ड काम हो जाता है, जैसे कि आजकल हम कराची में देख रहे हैं। और आपको बताते हैं कि देख क्या रहे हैं, बाज़ सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स यानी आई कैट जो होती है ना, कैटाई होती है, आई कैट होती है, चलो कैटाइज जो होती हैं वो लगाई गई हैं, मगर उन्हें इतने गैर मयारी और नाकिस अंदाज में नस्ब किया गया है कि वो लिटरली गाड़ियां जो है ना उनके टायर पंक्चर कर रही हैं। वैसे ये कौन था, ये कौन शहजादा था मैं कहता हूँ जिसने ये कीलें छोड़ दी लगी हुई। खैर, इस सिलसिले में हमने कल भी बात की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस बात का नोटिस लिया, मैं इसे ठीक करा रहा हूँ। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं उन्होंने क्या कुछ ठीक कराया है। फिर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो पहले तो हमने थोड़ी सी डिटेल दी है, लेकिन आप ये बता दें कि जो भी ये तरक्याती काम हो रहे हैं कराची में, मुख्तलिफ सड़कें हम देख रहे हैं, ये बड़ा अचानक से काम हुआ है, क्या इसका कोई प्लान था पहले कि हम विद सम टाइम करेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू द इलेक्शन, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्या मकसद है? इसका कोई मकसद नहीं है। जितने भी काम आप होते हुए देख रहे हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन, ये अचानक स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसकी प्रॉपर प्लानिंग थी, तमाम उसके जो प्रोक्योरमेंट फेजेस थे, उसके बाद तमाम जगहों पर काम किया जाता है। और कराची भर में हर ज़िले में यके बार दीगरे जो हमारे काम थे, या तो वो तकमील की तरफ जा रहे हैं या यहाँ कहीं पर ग्राउंड ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो वो काम का सिलसिला चल रहा है, जो कि शो करता है कि जो बल्दियाती इदारे हैं, बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो परफॉर्म कर रहा है और काम करने की पोजीशन में। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि काम का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से आइंदा 3.5 साल जारी और सारी रहेगा, और कराची वाले फिर फैसला कर पाएंगे कि इशू कभी इख्तियारात का नहीं था, बुनियादी तौर पर नीयत नहीं थी कुछ लोगों की काम करने की। अच्छा, अब ये बताइएगा मुंतज़ा साहब कि शिकायत आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी कि जो कैटाइज रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगाए गए हैं, ये इतने भोंडे तरीके से लगाए गए हैं कि कीलें बाहर निकली हुई हैं, ये उखड़ के उड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में लग रहे हैं, टायर अलग पंचर कर रहे हैं। सो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है ये नाअहली। सो व्हाट हैव यू डन सो फार अबाउट दिस? एक्शन लिया आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। तमाम जो काम हो रहा है, उस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उस क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए हमने फैसला ये किया है कि हर काम का एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, और थर्ड पार्टी जब सर्टिफाई कर देता है कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है। तो कहीं कहीं हमें शिकायत बिल्कुल आती है कि रोड की क्वालिटी लेट से सही नहीं थी, या रोड बनाते वक्त कुछ और फैक्टर्स को बरूए खातिर नहीं रखा गया। तो हमेशा जो इदारे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सिमिलरली एक ऑफ लेट कंप्लेन हमें आई है पर्टिकुलरली चुंदरीगढ़ रोड के हवाले से, कि उसमें जो कैटाइज नस्ब की गई थी उसके अंदर शायद उसको प्रॉपरली चस्पा नहीं किया गया, उसको रोड के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं किया गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ओवरऑल चुंदरीगढ़ रोड की रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत विक्टोरियन लैंप्स लगा दिए गए हैं। जो ड्रेनेज का इशू था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, जहाँ जहाँ रोड में कुछ नुक्स थे उनको एड्रेस हमने कर लिया है। तो अब हम उसके जो पेवर्स थे, जो फुटपाथ के, उनको भी ठीक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सड़क थी उसको हम ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए लेन मार्किंग और उसके साथ साथ कैटाइज या रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। तो उसमें ये नुक्स आया है कुछ जगहों पर कि वो प्रॉपर्ली शायद अटैच नहीं हुए थे। मैंने फौरी तौर पर जो टीम हमारी काम कर रही थी उनके साथ रुजू किया, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जहाँ जहाँ ये नुक्स आया उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा, ये तो अच्छी खुशी की बात है कि आपने भी रियलाइज़ किया और आपने फ़ौरन उनको जो लगा रहे थे उनको पॉइंट आउट किया, उनको कांटेक्ट किया, ये सब कुछ। लेकिन ये जब ठेका किसी को मिल जाता है कि जी ये आपका काम है और आपने लगाना है, और हमें पता है कि हाउ ठेकाज वर्क इन पाकिस्तान, बिग मनी इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट, जब काम ठीक ना कर रहे हो तो किसी की पकड़ होती है, किसी को रेप्रिमांड किया जाता है, कोई सज़ा समथिंग, क्योंकि डैमेज तो हो ही रहा होता है, लोगों का नुकसान तो चल रहा होता है साथ साथ।
देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि क्या वो प्रॉपरली कनेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो मैं समझता हूँ कि फिर कार्रवाई होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ या इंजीनियर के खिलाफ। लेकिन एक और मसला जो शहर के अंदर है, ये जो हमारे ड्रगीज हैं, और अभी भी मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पर चल रही थी कि जो कैट आइज हैं उसको बाकायदा डिटैच करके वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए इस वक्त ये कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि ये कोई चोरी करने की कोशिश में इसको लूज कर दिया गया था या इसको प्रॉपरली अटैच नहीं किया गया था। बट हैविंग सेड दैट, अगर डिपार्टमेंट के लेवल पर कोई लैप्स होगा तो इंशाल्लाह उसको हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। जहाँ जहाँ कमी कोताही है उसको एड्रेस करने की कोशिश भी की जाती है, और जहाँ जहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है वो भी की जाती है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, बतौर मेयर कराची और KMC जिस तरह तरक्याती काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन को इसकी टाइमिंग पे एतराज़ हो सकता है। सो अभी मेड श्योर के इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी में ना आए, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त मैदान में नज़र आ रहे हैं एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ होगा या मेरे नाक़िदीन को या ऑपोजिशन की सियासी जमातों को इस बात का एतराज़ होगा। जो भी काम इस वक्त कराची शहर में चल रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। कोई ऐसी स्कीम जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करती हो जिसकी मैंने आज निशानदेही की हो, वो मैंने अनाउंस नहीं की है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि हम मलीर का जो ब्रिज है जो कायदाबाद की तरफ जाता है उसको हम स्ट्रेंथन भी करना चाहते हैं, एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। इसी तरीके से मेट्रो रेल की सड़क है उसको बनाने का काम है। इसी तरीके से हमारा जो रोड कोरंगी से इब्राहिम हैदरी की तरफ जाती है उसकी असर नौ तामीर करने का हमारा प्लान है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हमारे ऊपर हमें इजाज़त नहीं है कि हम नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें, तो इसलिए उनके ऊपर काम रुका हुआ है। जितने बाकी शहर भर में काम हो रहे हैं वो इस बात के बारे में आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि कानून के मुताबिक और जो कवायद व ज़वाबित हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसके ऐन मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेना चाहूँगा कि वो सियासी जमातें जो माजी में कहती थी कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती या बल्दिया उज़्मा कराची के पास इख्तियारात नहीं है, वही सियासी जमातें आज कह रही हैं कि मेयर कराची जो है वो काम फला इलाके में कर रहा है, और उनको इस बात से शिकायत है कि काम पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है। तो मैं समझता हूँ देयर इज अ हिडन कॉम्प्लीमेंट इन दिस आर्ग्यूमेंट कि वो एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है, काम करते हुए नजर आ रही है। और नेचुरली जब मुर्तज़ा वहाब काम करता है तो मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, इलेक्टेड मेयर है। मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपने शहर की खिदमत करूँ, और खिदमत के हवाले से जो काम होने की ज़रूरत है वो काम हो रहा है। ऑलराइट जी, थैंक यू मुर्तज़ा साहब। अभी हम बात करेंगे, नहीं एक सेकंड, देखिए मुर्तज़ा ने अब ये दूसरी बार हो गया है कि इन्होंने ड्रगी प्रॉब्लम के वो आके ये चीज़ें उतारते हैं। और पहले भी आपको याद है ना जब गटर्स के ढक्कन वगैरह की बात हो रही थी तो बात हुई थी, इजंट दैट द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी टैकल्ड इन दिस सिटी? कि अगर मतलब ड्रगीज वैसे ही ऑब्वियसली एक माहौल भी ख़राब हो रहा है लेकिन साथ वो चोरी चकारी भी कर रहे हैं, तो टैकल दैट आई गेस फर्स्ट, क्योंकि वरना तो आप कोई भी तरक्की आती की कोई चीज़ करेंगे वो आ जाएंगे बीच में उतारने के लिए और बेचने के लिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट द मेयर ऑफ दिस सिटी, सो आई एम श्योर देयर आर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड डू। दुनिया के बहुत से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का भी ये मसला है, होमलेसनेस। सेफ सिटी, कोई कैमरे लगा लें, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन है। There are many things that could be done. So rehabilitation centers, उसमें भी एक लंबी डिबेट है। बहुत से लोग इनको डालते हैं फिर ये भाग के आ जाते हैं। You know, this is a complicated matter. बनाए ना इस काबिल के लोग। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के रवैये में एक चेंज ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ना कि जब वो ऐसा लगता था उन्हें कि वो हारने लगे तो वो पूरी बिसात लपेट देते थे। मतलब अगर नहीं हमारी बात बन रही तो हम जो है हम नहीं खेलेंगे, चलो चलो, वो लूडो में नहीं पूरी वो उल्टा के चले जाते हैं सारे लोग। हाँ, तो अब इन्होंने यही असेंबलियां में इस्तीफे दिए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबली तहलील की, क्या नहीं किया इस ज़मीन में। सो अब प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग जो है चेंज हो गई है, डिसीजन मेकिंग पावर शायद उस तरह से इनके बानी के पास नहीं है। सो इनके जो नए चेयरमैन हैं वो कहते हैं जी जो भी है हम इलेक्शन से नहीं भागेंगे, विच इज़ डिफरेंट, एंड वो निज़ाम में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार नज़र आ रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे, इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है,
अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल PTI के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है और उन्हें लगता है कि उन्हें यकसा मैदान मिलने के बजाय मैदान ही से बाहर किया जा रहा है। हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। हम 25 करोड़ अवाम के पास जा रहे हैं। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे, फील्ड को भी आपने छीन लिया, तो हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या इंसाफ मुयसर आएगा। सो हमने वो कहा कि हम नालिश जो है इसको अब मज़ीद नहीं चला सकते। आपसे अदम एतमाद का इजहार करके हमने वो वापस ले लिया और आवाम का गम और गुस्सा और ज़्यादा इससे बढ़ गया है। और हमारे जो फहरिस्त जाएगी कैंडिडेट्स की, जिस पर इमरान खान का मोहर लगेगी, वही जीतेगा। चलिए जी, मुस्लिम लीग नून ये तो उन्होंने तमाम मायूसी का इजहार कर दिया सुप्रीम कोर्ट से भी और केसेस वापस ले लिए। मुस्लिम लीग नून कल से बाकायदा इलेक्शन मुहिम तेज कर चुकी है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने उकाड़ा में कल पहला इंतखाबी जलसा किया, जिसमें उन्होंने बानी PTI को निशाने पर रखा। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया, तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयसर नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही, इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता मेरे भाइयों बुजुर्गों। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी, उनके भी बड़े ऑब्वियसली कमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे PTI का जो बल्ला छिन जाना है उसके हवाले से उनका ये भी कहना है कि वो समझ रहे हैं अदालत ने कानून देखा है और माजी की तरह पॉलिटिकल मसले जो है वो उस तरह के फैसले नहीं किए। तो देयर इज़ अ हिडन तारीफ इन देयर एज वेल। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया जब से वो वज़ीर आला किया, जब से वो चीफ जस्टिस बना। ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। और पाकिस्तान के अवाम से मेरा यही अपील है कि हमने अब इस मौका को ज़ाया ना होने दे। आपके पास 2-3 हफ्ते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग मायूस होंगे, कुछ लोग अपसेट होंगे, वो चाहेंगे कि शायद इस इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे या जो भी उनका रद्द-ए-अमल हो। मेरा अपील ये है कि पाकिस्तान के अवाम को भरपूर तादाद में और पूरी तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अब मुकाबला, आप सही कह रहे हो,
तीर और शहर के ये शहर का निशान का नून लीग के दरमियान होगा। और मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुन से अपील करता हूँ, इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स से अपील करता हूँ कि अब अपना वोट ज़ाया ना करें। सो ये है सूरत हाल। तहरीक इंसाफ आज जहाँ खड़ी है, 5-6 साल पहले भी अगर याद करें तो इस जगह नून लीग खड़ी थी। सिस्टम में रहने के बज़ाहिर फ़वाइद उसे अब मिल रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी तारीख बताती है कि जमहूरियत के साथ चलते रहेंगे तो दोबारा मौका ज़रूर मिलता है। सो प्रॉब्ली अब PTI को समझ आ गई है और अब अपने मौके का इंतज़ार करेंगे। सीनियर तज्ज़िया का सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ज़ेर आताब जमात है, जो भी वजह हो, लेकिन मसाइल का सामना तो सर्टल नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि अच्छा फैसला है, जमहूरियत के लिए सूदमंद साबित होगा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सियासी अमल से जो भी सियासी जमात अपने आप को बाहर कर देती है तो फिर उसका वजूद ख़त्म होते होते मिट जाती है। और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने जो गलत फ़ैसले किए थे, गैर जमहूरी फ़ैसले किए थे, इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं किए थे, तो उसके नताइज आज भुगत रहा है। इसी तरह PTI ने माजी में जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ साज़बाज़ की और गैर जमहूरी हुकूमतों के साथ मिल के सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें की, तो आज उसके मकाफ़ात अमल के तौर पर उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अब अगर वो इंतखाबी अमल से बाइकाट भी कर ले तो किसी और का नुकसान नहीं कर सकेगी, अपना ही नुकसान कर सकेगी। क्योंकि इलेक्शन का बाइकाट सिर्फ उस सूरत में किया जाता है जब एक पार्टी के अंदर ये सलाहियत हो कि वो इंतखाबी अमल को रोक दे स्ट्रीट पावर के ज़रिए। और मेरे ख़्याल में आजकल PTI इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए लामहाला उसको इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा साफ़ी साहब, फ़िलहाल तो तहरीक इंसाफ का मूड ये लग रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका हालिया फ़ैसलों पर जो गम और गुस्सा है वो इलेक्शंस के वक्त वो निकालें और ऑब्वियसली वोट दें उनको। तो कोशिश उनकी पूरी ये है, जो कि हमें लग रहा है कि ये एक सिंपैथी आप कह लें, वो चाहते हैं कि वोटर्स उनके साथ रखें, फिर ये विक्टिम ब्लेमिंग भी करेंगे, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है आपको? इट हैज़ वर्कड इन द पास्ट? नहीं, देखिए, विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में तो कारामद साबित होता है और ये एक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की और PTI मुखालिफ ताकतों की ये एक नाकामी बहरहाल रही है कि PTI जो कि एक जारह जमात थी जिसने आइन शिकनी की थी और माजी में भी वो आइन शिकनी करता रहा, माजी में भी वो कानून को उसने कोई अहमियत नहीं दी, माजी में भी उसने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी। इसी तरह इमरान ख़ान का लब लहजा मुखालिफिन से उनका सलूक वो भी आमिराना था, लेकिन इसके बावजूद PTI अपने प्रोपेगंडे की ज़ोर पे अपने आप को मज़लूम साबित करने में किसी हद तक कामयाब हुई है। तो विक्टिम कार्ड किसी न किसी हद तक फ़ायदा तो देता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ ये भी बताती है कि जिसकी मकबूलियत अगर हो भी, लेकिन अगर उसकी कबूलियत ना हो तो वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। अच्छा साफ़ी साहब, तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर उम्मीदवार तो गैर मारूफ नए लोग हैं, वो क्लब बरादरी से आए हैं, लेकिन कुछ पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं। शहरियार आफरीदी, असद कैसर, यास्मीन राशिद साहिबा, अली मोहम्मद खान वगैरह। बतौर आज़ाद उम्मीदवार इन जाने पहचाने लोगों के चांसेस आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये एक तो इस बात पे मुनहसर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपना इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाती है। दूसरा, इलेक्टोरल अलायंसेस और सीट एडजस्टमेंट पे भी नताइज का इन्हिसार होगा। और तीसरा, ख़ुद इन लोगों के इलेक्शन कैंपेन पे इन्हिसार होगा कि ये लोग इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाते हैं। अगर तो वो मौसर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर मौसर कैंपेन ना चला सके तो फिर जीत उनकी भी मुश्किल होगी। सारों का वैसे साफ़ी साहब थोड़ा थोड़ा नज़र आ गया कि वो अपनी कैंपेनिंग किस तरह कर रहे हैं। मरीम नवाज़ को हमने सुन लिया, वो ऐसे ऐसे वादे कर रही हैं जो कि हमें नहीं लगता कि वो पूरे हो भी सकते हैं। पीपल्स पार्टी तो कब से शुरू हुए हैं, दे वर परहैप्स द फर्स्ट वंस। उनका है कि वी शुड बी द फर्स्ट वंस इनटू द सीन और लोग हमें पहचानेंगे। PTI ऑब्वियसली थोड़ा सा भाई होगा वही प्ले कर रही है जो IMF चाहेगा। ऑब्वियसली दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब बड़ी ठीक है, वैसे मतलब कोई भी अवाम
की तरफ से मुंतखब होके आ जाए होगा वही जो IMF अल्टीमेटली। लेकिन ये पता है ना आप लोगों के लिटरली इस वक्त डिसीजन मेकिंग आपके हाथों में है, सो लिहाजा इट इज़ यू हु डिसाइड्स हु कम्स इन पावर। अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तान 1992 में होने वाले बार्सिलोना ओलंपिक्स, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, उसके बाद से आज तक कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब लगता है कि थिंग्स माइट चेंज, क्योंकि 32 साल बाद, मैं बता रही हूँ, हाँ मैं तो सिर्फ टाइम बता, आप मतलब जोर दे रहे थे, 32 साल बाद तो जो पेरिस ओलंपिक्स इस साल होने वाले हैं ना, उसमें ये रिवायत टूट सकती है, इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की खातून शूटर कशमाला तलत ने एशियन राइफल चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर पेरिस ओलंपिक्स की 2 कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई कर ली है। वंडरफुल जी, और ये बहुत मुश्किल काम होता है। शूटिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ कंप्लीट साइंस। पाकिस्तान आर्मी के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है और कशमाला तलत इज़ ज्वाइनिंग अस। सो कशमाला माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखा। ज़रा बताइए व्हाट गोज़ बिहाइंड द सीन। एक तो हम उस वक्त की परफॉर्मेंस देखते हैं, कितनी प्रैक्टिस, किस किस्म की प्रैक्टिस, क्या आप लोग एक्सरसाइजेस करते हैं टू बी एट दिस लेवल? तैयारी कैसे होती है बेसिकली? सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ओलंपिक कोटा दिया, और उसके बाद अपनी कोचेस की मेहनत का, पेरेंट्स की दुआओं का, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन रहा वो हमारे हेड कर्नल जुनैद हैं, जिन्होंने मुझे सारी इस चीज़ में हेल्प आउट की, और NRAP का डेफिनेटली। अगर बात की जाए कि ट्रेनिंग की बात की जाए और इस लेवल तक आने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है डेफिनेटली। अगर देखें हम लोग ऑलमोस्ट 10 to 15 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं पर डे। उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, ये सब उसमें शामिल होती हैं। कशमाला, मेंटल ट्रेनिंग में क्या होता है? मेंटल ट्रेनिंग में आप हमारी मेडिटेशन आ जाती है, जिसमें हमारा फोकस इंक्रीज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की जाती है। उसके अलावा हमें साइकेट्रिस्ट से बातचीत करवाई जाती है, जिसमें हमारी जो वीकनेसेस जहाँ पे आ रही होती हैं उस चीज़ को ओवरकम किया जाता है। You know, this one sport involves so many things. इसमें तो और बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए, आपका नेक का एंगल, आपके जबड़े की पोजीशनिंग, उसको भी ठीक करते हैं लोग। और आप ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, आफ्टर ऑल निशाना ही ले रहे हैं ना, निशानाबाजी है, तो उसमें भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, डेफिनेटली इसमें भी काफ़ी मेंटल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। आपका क्या एज है? हम साथ साथ वीडियोस भी आपकी देख रहे हैं, और भी बड़े लोग आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। आपने एशियन राइफल चैंपियनशिप में कमाल किया। आप बाकियों से बेहतर कैसे हैं? क्या आपने खुद भी तो असेस कर लिया होगा ना कि दिस इज द एज दैट यू हैव ओवर अदर्स? अगर मैं अपने आप को असेस करने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एज है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और अल्लाह की तरफ से कुछ टैलेंट है, और मेरे कोचेस की बहुत ज़्यादा मेहनत है, जिसमें कोच कैसर और कोच व्लादिमीर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो मेरे कोच व्लादिमीर तो शुरू से कोच रहे हैं, उसके जो कि एक रशियन कोच हैं जो आर्मी ने हायर किए हैं। उसके अलावा कोच कैसर हैं, जिन्होंने मुझे 10 मीटर कोच कैसर देख रहे हैं, और 25 मीटर कोच व्लादिमीर देख रहे हैं। तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे इस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है, और उन्होंने मुझे उस तरह ट्रेन किया है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर। कोच व्लादिमीर, कोच कैसर, आप दोनों को ज़बरदस्त ट्रिब्यूट हमारी सबकी तरफ से। आपकी जो स्टूडेंट हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। यू नो, आपने कहा आप में नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी है। किसी भी बच्चे या बच्ची में कि वो निशानाबाजी में, शूटिंग में, एयर पिस्टल शूटिंग में ऐसा होगा कि उसमें अपना नेचुरल टैलेंट पहचान सके। आई रियली वांट टू नो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप वो बचपन में छरों वाली गन से निशाने लेती थी? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? और गन्स में इंटरेस्ट और एक्सेसिबिलिटी के एक्सेस था हमारा, तो उससे पता चला। ये किस तरह होता है? बिल्कुल, इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपनी मदर को देना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मदर फादर दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं। उस चीज़ से थोड़ा सा मुझे ये था कि आई हैव टू गो इन द आर्मी, और वो चीज़ मुझे पिंच करती थी कि कोई चीज़ ऐसी हो कि मैं आर्मी ज्वाइन कर सकूं।
आई वॉज 9th क्लास स्टूडेंट जब मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। हम जेलम पोस्टेड थे, वहाँ पे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है। सिविलियंस हों, आर्मी बैकग्राउंडेड हों, कोई भी हो वहाँ जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है। तो वो कुछ टैलेंट था, कुछ मेरी मदर का शौक था जो मुझ में कन्वर्ट हुआ। और बिल्कुल वहाँ से बस आर्मी वालों ने मेरा टैलेंट देखा और उन्होंने मुझे। अच्छा, एक फाइनल चीज़ हमें ज़रूर बता दें, इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स में भी आप जाएंगी एंड वील बी वाचिंग, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। बहुत से हमारे एथलीट्स हैं बाहर से जीत के आते हैं तो बेचारे यहाँ उनकी जो कंपनीज होती हैं वो उनको रिसीव करने भी नहीं आती, इतना वो जान मार के आते हैं। आपकी रिसेप्शन कैसी थी जब आप ये एशियन राइफल चैम्पियनशिप जीत के आई हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो इंडेप्थ थैंक कहना चाहूँगी अपने हेड को, करना जुनैद को, जिन्होंने मेरी टीम को और सबको मतलब इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट करवाई हुई थी कि मेरी रिसेप्शन के लिए टीममेट्स, कोचेस सब अवेलेबल थे और मेरी फैमिली उधर थी। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया मुझे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और एजाज़ की बात थी कि आफ्टर सो मच ईयर्स के एक वुमेन फीमेल शूटर है जो कोटा विन करके आ रही है। इंशाल्लाह जी। और कशमाला, आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं फॉर द ओलंपिक्स एज वेल, और आप वहाँ पे भी हमारा नाम रोशन करेंगी, उसके लिए आई एम श्योर आप भरपूर मेहनत अभी से कर रही होंगी। सो वी आर गोना टॉक टू यू सून Inshallah. After you have done wonders in Paris Olympics. Best of luck, कशमाला। कितने ज़बरदस्त काम है और मतलब उसमें इस तरह मारना। अच्छा, एक आपको जगह दिखानी है, बड़ी खूबसूरत जगह है। कराची का दही इलाका मलीर हल्का NA 229 इसमें शामिल है और ये इलाका बागात की वजह से जाना जाता है, काफ़ी ग्रीन है। लेकिन कुछ और है जनाब, इसमें 3 और 4 मंजिला चौकंडी अंदाज की बलोच कबीले की तारीखी कब्रें मौजूद हैं। मैंने फिजिकली बैरियर टाउन जाते हुए उन्हें देखी हैं। सो अगर आप मलीर की एयरपोर्ट की तरफ से जा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे, हाँ, मतलब यू नो स्टेप बाय स्टेप जैसे बनी होती हैं। यू वुड सी इट ऑन योर लेफ्ट। उनीबा ज़मीर शाह हमें दिखा रही हैं सारा कुछ, इन केस यू नॉट सीन। लफ्ज़ एक ख़ास गुंबद के लिए इस्तेमाल होता है और वो गुंबद ऐसा होता है जो जिसके चारों अतराफ खुले होते हैं, जो कब्रों पे बनाया जाता था। कबाइल का कब्रिस्तान है जिसकी एक सियासी तारीख़ है इस खित्ते में। ये सियासी तारीख़ आपको मलीर से लेकर ईरान की सूबे उर्मुज़गान तक आपको मिलेगा। तारीख़दान बताते हैं कि इन कब्रों में इस्तेमाल होने वाला पत्थर ठट्टा के करीब जंगशाही से लाया गया। इस पत्थर के फितरी रंग को किसी भी इजाफी रंगो रोगन की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि सदियों से सर्द गर्म मौसम को सहते ये पत्थर आज भी अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद। 40 एकड़ से ऊपर इस एराजी पर मुहित है। इसको मलिक तूता बलूच चौकंडी कब्रिस्तान कहा जाता है। ये अमूमन 14 सदी से लेके 18वीं सदी तक की यहाँ की कब्रें हैं। कोई भी उम्मीद नहीं है यहाँ के किसी भी MPA या MNA से। ये रास्ता बीच में से गुजर रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उठती है। इसको बंद करने की ज़रूरत है। इसको 4 दीवारी के अंदर करके इसके अंदर ग्रीनरी कर सकते हैं या दरख्त लगा सकते हैं और सेहत के लिए ये बहुत बड़ी मुफीद जगह है। यहाँ पर एक पगड़ी का निशान आप देख रहे होंगे, ये इस बात की इलामत है कि ये इस घर का सरबराह था, जबकि फ़ारसी रस्म ख़त में नाम इन कब्रों पर मौजूद हैं। यहाँ फ़िरोज़ यूसुफ लिखा गया, लेकिन बाकी कब्रों पर जो नाम थे, इलाके के लोग आते हैं, वो वजह थोड़ा सा लोगों का ये ज़हन ख़राब है कि खजाना बजाना है वो आवे। हम मुसलमानों की तारीख यही है कि कफन के दवा कब्र में कोई चीज़ नहीं लेके जाते। कशीदाकारी इतनी अच्छी लगी, देखा। थैंक यू अनीबा फॉर टेकिंग अस देयर, बिकॉज़ ये जगह कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं। यू हैव यू नो डॉक्यूमेंटेड इट। अच्छा जी, यू नो हु हैज वन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? मेसी 2019 में भी जीता था, 2022 में भी, और किसी वर्ल्ड चैंपियंस भी तो है ना। सो या इट मेक्स सेंस। दैट्स राइट। सो लंदन में हुई ये तकरीब जिसमें उन्हें फिर से ये अवार्ड जीता मिला है। दिस इज द 3rd टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो। बाय।